अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन के साथ एक और टॉपिक के साथ चैप्टर नंबर 4 सेल्स एंड टिश्यूज़ का टॉपिक है हमारे पास, हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। आज हम डिस्कस करेंगे कि बायो की हिस्ट्री क्या है, बायो की तारीख़ क्या है, किस तरह से किस किस बायोलॉजिस्ट ने, किस किस साइंसदान ने अपने ख़िदमात पेश की हैं। आज हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उनसे भी गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। सो गाइस, अब हम स्टार्ट करने लगे अपना टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ द फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। ठीक है, अगर आप बायोलॉजी की तारीख में देखें ना, तो सबसे पहले जो नेचर के डाटा को स्टोर करने का या मुनज़्ज़म करने का या ऑर्गेनाइज़ करने का जो सबसे पहला जो काम किया था ना, वो सबसे पहले जो यूनानी थे ना, उन्होंने स्टार्ट किया था। फर्स्ट ऑफ़ ऑल जैसे आप देखें, एरिस्टोटल है ना, सबसे पहले उसने ये आइडिया दिया था कि एनिमल्स और प्लांट्स ना किसी तरीके से रिलेटेड है। मतलब कि कोई ना कोई एक ख़ास बात है इनके अंदर जो ये रिलेटेड है, कोई ना कोई पॉइंट इनमें ऐसा है जहाँ से ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, इसके ये जो आइडिया देने के बाद ये सवाल उठाया गया कि इसका मतलब है कि कोई ना कोई बुनियादी यूनिट है इनकी साख्त में, मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स की साख्त में, स्ट्रक्चर में, जो कि शेयर कर रहे हैं तमाम ऑर्गेनिज़म्स में, मतलब एनिमल्स में भी और प्लांट्स में कोई ना कोई एक ऐसी बुनियादी, कोई ना कोई इनका एक ऐसा बुनियादी यूनिट है। ये सवाल उठाया गया था। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि माइक्रोस्कोप जो है वो 17th सेंचुरी में यूज़ हुआ है उसका। ठीक है, तो इससे पहले कोई भी ये नहीं जानता था कि लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में फंडामेंटल जो यूनिट है ना, मतलब कि बुनियादी जो इकाई है वो सेल है। 17th सेंचुरी से पहले ये कोई भी नहीं जानता था कि जो सेल है वो तमाम जानदारों का फंडामेंटल यूनिट है, ये बुनियादी इकाई है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, किसने डिस्क्राइब किया। तो 1665 में रॉबर्ट हुक था जो कि ब्रिटिश साइंटिस्ट था। इसने सबसे पहले क्या किया जी, सेल को डिस्क्राइब किया। ठीक है, उसने अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप, लाइट माइक्रोस्कोप इस्तेमाल किया एक कॉर्क को देखने के लिए। ठीक है, उसने एक कॉर्क का पीस लिया, स्लाइस लिया एक कॉर्क का, और उसने अंडर एग्जामिन रखा उसको माइक्रोस्कोप के। जब उसने माइक्रोस्कोप में उसको एग्जामिन किया तो उसने देखा कि जैसे शहद की मक्खी का छत्ता होता है ना, हनी बी कॉम्ब होता है, उस तरह के उसको छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स नज़र आए, छोटे छोटे से खाने नज़र आए। ठीक है, अगर आप शहद की मक्खी का ये जो कॉम्ब होता है ना, छत्ता होता है, ठीक है, अगर आप उसको देखें तो उसमें छोटे छोटे से कमरे नुमा स्ट्रक्चर्स बनी होती हैं, मतलब उनके छोटे छोटे से कमरे कंपार्टमेंट्स होते हैं। तो जब रॉबर्ट हुक ने ये देखा ना कॉर्क में, ठीक है, तो उसे भी यही नज़र आया कि हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें टिनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स हैं। उसने क्या किया जी, उन कंपार्टमेंट्स को सेलुला का नाम दे दिया। ठीक है, सेलुला। अब उसकी ये जो टर्म थी ना सेलुला, वही हमारे पास सेल्स के तौर पे आगे पेश की गई। अच्छा जी, अब सबसे पहले जो फर्स्ट लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया गया ना, इसी के रॉबर्ट हुक के कुछ चंद सालों बाद, ठीक है, हमारे पास डच नेचुरलिस्ट था जिसका नाम था एंटोनी वैन लेवनहुक। ठीक है, एंटोनी वैन लेवनहुक आया रॉबर्ट हुक के चंद सालों बाद, जिसने क्या किया, फर्स्ट लिविंग सेल्स को ऑब्जर्व किया। इसने ऑब्जर्व किया तालाब के पानी में छोटे छोटे से जानदार। इसने पॉन्ड वाटर लिया जिसमें उसने छोटे छोटे टिनी ऑर्गेनिजम्स को देखा। ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंडर उसने उस टिनी ऑर्गेनिजम्स को एनिमल क्यूल्स का नाम दे दिया। वहाँ पे उसने, रॉबर्ट हुक ने हनी कॉम्ब में देखा था टिनी कंपार्टमेंट जिसको उसने सेलुला का नाम दिया, और लेवन हुक ने पॉन्ड वाटर में छोटे छोटे टिनी ऑर्गेनिजम्स देखे तो उसने उनको एनिमल क्यूल्स का नाम दिया। अब यहाँ पे रॉबर्ट हुक की अगर हम बात करें ना, तो ये ना सिर्फ केमिस्ट था, मैथमेटिक्स था, बायोलॉजिस्ट था, बल्कि एक अच्छा फिज़िक्स भी था। ठीक है, फिज़िक्स दान भी था। ओके जी, इसका बहुत ज़्यादा नाम था इंजीनियरिंग एबिलिटीज़ में।
ठीक है। इंजीनियरिंग मतलब इंजीनियरिंग एबिलिटीज़ थी इसके अंदर, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा मैकेनिकल डिवाइसेस में ना इसका काम माना जाता था, जिसमें हमारे पास टाइम पीसीज हो जाते हैं, क्वाड्रेंट हैं और डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। और एक काम इसका जो यहाँ पे बहुत काबिले रश्क है वो है जी ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉर्क, ठीक है। इसने क्या किया, स्लाइस ऑफ कॉर्क को ऑब्जर्व किया, टिनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स देखे जिनको इसने नाम दिया सेलुला का। क्लियर है। तो ये था हमारे पास रॉबर्ट हुक का काम। आगे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं बाकी साइंसदानों के बारे में। जी, तो अब हम देखते हैं कि आने वाली सदी में या आधी सदी में ना ये जो सेल का काम था ना इसको कोई अप्रिशिएट नहीं किया गया था। उसके बाद 1809 में ना जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क आया। उसने प्रपोज किया कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ if its parts are not cellular tissues or are not formed by cellular tissues, ठीक है। उसने ये बात की, किसने, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने। उसने कहा कि कोई भी बॉडी उस वक़्त तक वजूद में नहीं आ सकती जब तक उसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो सेलुलर टिश्यूज़ से नहीं मिल के बने होते, ठीक है। मतलब कि सेलुलर टिश्यू से मिल के ना बने तो कोई भी बॉडी वजूद में नहीं आ सकती। उसके बाद जी 1831 में ब्रिटिश बोटेनिस्ट था हमारे पास रॉबर्ट ब्राउन। उसने क्या किया जी, सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। तो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस इन द सेल। और रॉबर्ट हुक ने क्या किया था जी, उसने कॉर्क, स्लाइस ऑफ कॉर्क को अंडर एग्जामिन रखा था माइक्रोस्कोप के, और उसने टिनी एम्प्टी कंपार्टमेंट्स देखे थे जिसको सेलुला का नाम दिया था। तो ये मिक्सअप नहीं करना। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था सेल के अंदर, ठीक है। उसके बाद जी 1838 में एक और जर्मन बोटेनिस्ट था जिसका नाम था मैथियस शील्डन, ठीक है। इसने प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी किया और इसने अपनी स्टेटमेंट बनाई सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी के बारे में इसने स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या किया जी, प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी किया और इसने स्टेटमेंट दी कि ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है, कि अलग अलग एक एक सेल मिलके इकट्ठे होते हैं, एग्रीगेट्स बनाते हैं और वो फुली इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। क्या मैंने कहा कि मैथियस शील्डन जो कि एक जर्मन बोटेनिस्ट था 1838 में, उसने सेल थ्योरी पे एक स्टेटमेंट दी प्लांट टिश्यूज़ को स्टडी करते हुए। उसने कहा कि तमाम के तमाम प्लांट्स में इंडिविजुअल सेल्स जब एग्रीगेट होते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं। और ये बात आपको पहले भी पता है कि सेल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़, ठीक है। उसके बाद जी, अच्छा यहाँ पे हमने बात कर ली कि वो फुली इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके चंद सालों बाद, ठीक है, या 1 ईयर लेटर, एक साल बाद 1839 में, 1838 में शील्डन आया था और 1839 में जर्मन बोटेनिस्ट था जिसका नाम था थ्योडर शवान, ठीक है। शील्डन और शवान ये इनकी सेल थ्योरी भी है, आगे डिस्कस करते हैं। तो 1838 में शील्डन आया और 1839 में शवान आया, ठीक है। इसने क्या किया, इसने एनिमल्स टिश्यूज़ के बारे में बताया, सेम एज इट इज़ जैसे उसने प्लांट टिश्यूज़ के बारे में बताया ना, इसने एनिमल्स के बारे में बताया कि एनिमल्स में भी इंडिविजुअल सेल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। जब वो कंपोस्ट होते हैं, कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, तो वो मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। अब शील्डन और शवान दोनों ने मिलकर क्या किया जी, सबसे पहले सेल थ्योरी को प्रपोज किया, ये सेल थ्योरी बनाई, ठीक है। उसके बाद 1855 में रुडोल्फ विर्चू। अच्छा जी, यहाँ पे आपके साथ एक बात क्लियर करना चाहूँ कि ये जो मैंने नाम लिए ना 3 साइंटिस्ट के, एक था हमारे पास शील्डन, दूसरा था शवान और थर्ड वन जो आ रहा है रुडोल्फ विर्चू। ये हमारे पास सबसे अजीम बायोलॉजिस्ट थे जर्मन के, ठीक है। जर्मन में ये 3 बायोलॉजिस्ट थे जो बहुत ज़्यादा अजीम थे, जिनका बड़ा नाम था, ठीक है। तो ये 3 बायोलॉजिस्ट थे। नंबर 3 हम पढ़ने लगे 1855 में रुडोल्फ विर्चू आया। ये जर्मन फिजिशियन था। इसने प्रपोज किया जो सेल थ्योरी शील्डन और शवान ने दी ना, इसने उसको एक्सटेंड कर दिया, मतलब कि इसको उसमें और ज़्यादा मॉडिफिकेशन लेके आया। इसने कहा ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका एक फार्मूला था ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब ये है कि नए बनने वाले जो सेल होते हैं ना, वो हमेशा पुराने सेल से मिलके बनते हैं या उन्हीं से निकलते हैं, उभरते हैं, अराइज होते हैं, ठीक है। तो ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और 1862 में लुइस पास्चर आया हमारे पास, प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ दिस आइडिया। ये जो रुडोल्फ विर्चू ने आइडिया दिया ना कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब कि तमाम जो सेल हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से,
उसने इस आइडिया को एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया, लुईस पास्चर ने। ठीक है, उसके बाद है जी सेल थ्योरी जो है ना हमारे पास बायोलॉजी के दुनिया में एक बहुत फंडामेंटल इल्म रखती है। बुनियादी जो नॉलेज है ना बायोलॉजी में वो सेल थ्योरी से मिलता है हमें। ठीक है, शील्डन और शवान ने डिटेल से हमें सेल थ्योरी दी। अब ये जो रुडोल्फ विर्चो का काम था, इसने एक्सटेंड किया उसकी थ्योरी को। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सेल थ्योरी के मुताबिक अगर हम इसको मॉडर्न फॉर्म में देखें तो इसके फॉलोइंग प्रिंसिपल्स है हमारे पास। ठीक है, दर्ज सेल प्रिंसिपल्स हैं किसके, सेल थ्योरी के, जो कि शील्डन और शवान ने दी। सबसे पहला उसका प्रिंसिपल है ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल, मतलब कि तमाम जानदार जो हैं वो मिल के बने हैं सेल से, खा वो एक से मिल के बना हो चाहे वो एक से ज़्यादा, मतलब कि यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ये चीज़ नहीं है, लेकिन वो मिल के बने होंगे सेल से। ठीक है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, लेकिन वो मिल के बने हैं सेल से। तो ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। उसके बाद है जी सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग, सेल जो है वो सबसे छोटी जानदार चीज़ है। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, और सबसे बड़ी बात है कि तमाम जानदारों का बुनियादी इकाई जो है वो सेल है। तमाम जानदारों की बुनियादी इकाई सेल है, मतलब कि फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। सेल अराइज ओनली बाय डिविजन इन प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, वही वाली बात ओमनी सेलुलर ई सेलुलर जो कि हमें रुडोल्फ विर्चो ने क्लियर की। क्लियर है जी। उसके बाद ये 3 डायग्राम्स आपको दिखाई जा रही हैं और लास्ट में यहाँ पे लिखा भी है कि 3 ग्रेट जर्मन बायोलॉजिस्ट कौन कौन से हैं जी, शील्डन, शवान एंड रुडोल्फ विर्चो। उसके बाद ये कंसेप्ट देख लेते हैं जी सब सेलुलर और ई सेलुलर पार्टिकल्स का, ए सेलुलर पार्टिकल्स का क्या मतलब है। अगर हम सेल थ्योरी के फर्स्ट प्रिंसिपल को देखें, फर्स्ट प्रिंसिपल कौन सा था जी, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। ठीक है, कि तमाम जानदार जो हैं वो सेल से मिलके बने हैं, खा वो एक सेल से मिलके बने हो या एक से ज़्यादा सेल से मिलके बने हो। यहाँ पे वो कहते हैं कि वायरस, प्रायोन्स और वायरोड्स जो है ना ये सेल से मिलके नहीं बने, आर नॉट कंपोज्ड ऑफ सेल्स, रेदर दे आर सब सेलुलर और ए सेलुलर पार्टिकल्स। ये भी हो सकता है कि वो सेल से मिलके भी बने हों, और ए सेलुलर, ए का मतलब होता है विदाउट, और सेलुलर सेल से, मतलब कि ये भी हो सकता है कि वो सेल से मिलके भी बने हों और नहीं भी मिलके बने हों। ठीक है, दे डू नॉट रन अ मेटाबॉलिज्म इनसाइड देम, क्योंकि इनके अंदर तो कोई मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता ही नहीं है। इसी वजह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं इनमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हैं, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये अपने नंबर को इंक्रीज़ करते हैं और कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, क्या मैंने बताया कि या तो ये सेल से मिलके भी बने हो सकते हैं और नहीं भी मिलके बने हो सकते, क्योंकि इनके अंदर कोई मेटाबॉलिज्म तो होता नहीं है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की शो करते हैं कि किस वजह से, पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के ये नंबर इंक्रीज़ करते हैं अपना, और दूसरा क्या है जी ये अपना जो है कैरेक्टर्स जो हैं वो ट्रांसमिट करते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, तो ये था हमारे पास सब सेलुलर और ए सेलुलर का कंसेप्ट। सो गाइस आज का हमारा ये टॉपिक था हिस्ट्री ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ सेल थ्योरी। तो ये आज हमने स्टडी किया। सो गाइस अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। दुआओं में याद रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर तक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।